अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 3 है और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स जो आपको गिवन है, आपने इन तमाम पार्ट्स को सिंप्लीफाई करके दिखाना है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है चीजों को सिंपलर टर्म्स में एक्सप्रेस करना, और अक्सर औकात सिंप्लीफिकेशन करने में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कटिंग, कॉमन, फॉर्मूलाज, इन तमाम चीजों का यूज करना पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए से। तो पार्ट नंबर ए में देखें, आपको एक फ्रैक्शन लिख के दी गई है जिसको आप एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। और इस फ्रैक्शन के अंदर आप देखिए न्यूमरेटर में एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है 2a प्लस बी, और डिनोमिनेटर में एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब भी आपको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएंगी, इस तरीके से अलजेब्रिक फ्रैक्शंस आएंगी, तो आपने ये देखना है कि इन एक्सप्रेशंस के अंदर कहीं कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, कहीं पे कुछ फॉर्मूला तो नहीं लग रहा। ये तमाम चीजें आपने चेक करनी है, इसी के थ्रू आप इनको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो अगर आप सबसे ऊपर लिखी हुई एक्सप्रेशन को देखिए तो इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, कोई भी इस पर फॉर्मूला नहीं जो है ना लग सकता। लेकिन जो नीचे आपके पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पे एक फॉर्मूला जिसको आप आइडेंटिटी भी बोलते हैं वो अप्लाई हो सकती है। तो पहले मैं यहाँ पर वो आइडेंटिटी लिख दूं, ये आपने पढ़ी हुई भी है। आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। यानी कोई भी चीज अगर इस फॉर्म में लिखी हो, आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म कहलाती है। और अगर इस फॉर्म में लिखी होती तो आप उसको वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो नीचे आपको डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो बेसिकली इस फॉर्म में लिखी हुई है। कैसे, वो भी आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो मैं ऊपर वाली एक्सप्रेशन वैसे की वैसे ही लिखूंगा 2a प्लस बी, और नीचे जो ये आपके पास लिखा हुआ है 4a स्क्वायर, आपके पास लिखा हुआ है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2a का इस तरीके से होल स्क्वायर। क्योंकि जब आप ये स्क्वायर, ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, स्क्वायर 2 पर अलग से आएगा, 2 का स्क्वायर वापस 4 बन जाएगा, और ये स्क्वायर a पे भी अलग से आएगा जिससे ये वापस a स्क्वायर बन जाएगा, यानी 4a स्क्वायर ही बन जाएगा। तो बेसिकली आप 4a स्क्वायर को लिख सकते हैं 2a रेज टू पावर 2, यानी 2a का स्क्वायर होल स्क्वायर। आगे जो b स्क्वायर है इसको भी आप जस्ट ब्रैकेट्स में इस तरीके से लिख सकते हैं, b स्क्वायर को आप लिख सकते हैं b इस तरह ब्रैकेट्स और ऊपर स्क्वायर, दोनों की मीनिंग सेम ही है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं b इस तरह ब्रैकेट्स और इसके ऊपर स्क्वायर। अब आप देखिए ये चीज एग्जैक्टली इससे मैच कर रही है। यहाँ पर भी दो टर्म्स है, उनके ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है। यहाँ पर भी दो टर्म्स है, उनके ऊपर स्क्वायर है इस तरह ब्रैकेट्स के बाहर, और बीच में माइनस का साइन है। इसका मतलब ये एक तरह का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, या आप कह लें ये वाली आइडेंटिटी बन गई। तो कोई भी चीज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हो, उसको आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर यही करेंगे, हम 2a प्लस बी तो ऊपर वैसे ही लिखेंगे, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लिखा हुआ है तो इसको मैं a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। यानी पहले मैं लिखूंगा a प्लस बी, a से मुराद होता है जो पहली आपके पास टर्म है, इसमें जो स्क्वायर के नीचे चीज लिखी वो आपका a है, यानी 2a आपका पूरा का पूरा a है। और जो दूसरी टर्म है जो स्क्वायर के नीचे लिखी हुई वो आपका b होता है, यहाँ पे वैसे ही उसका नाम भी b है तो यहाँ पे ये b है। तो आप लिखेंगे 2a प्लस बी, और एक बार इन्हीं दोनों चीजों को माइनस के साथ लिखेंगे 2a माइनस बी। ये आपने यहाँ पर इसके आगे फॉर्मूला मेंशन भी कर देना है, ये वाला फॉर्मूला, इसको आप आइडेंटिटी भी बोलते हैं, ये हमने यूज किया है। अब देखिए इससे हमें क्या फायदा हुआ, इससे जो हमारी एक्सप्रेशन थी ये एक तरह की फैक्टराइज फॉर्म में आ गई। फैक्टराइज फॉर्म का मतलब जब कोई एक्सप्रेशन दो या दो से ज्यादा चीजों के प्रोडक्ट की फॉर्म में नजर आए, जिस तरह दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक तरह की फैक्टराइज फॉर्म कहलाएगी। अब इससे फायदा ये होगा कि जो ऊपर 2a प्लस बी लिखा हुआ है वैसा ही नीचे भी 2a प्लस बी लिखा हुआ है। ये 2a प्लस बी आगे वाली तमाम चीजों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर वाले टर्म तो है ही सिंगल, तो आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा 2a प्लस बी इस पूरे 2a प्लस बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, उसकी जगह पे आपको 1 लिखना पड़ेगा, नीचे जस्ट आपके पास बच जाएगा 2a माइनस बी। तो देखें आपने ये पहली वाली अपनी जो है गिवन अलजेब्रिक जो है ना फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया, इसका आंसर आ गया 1/2a माइनस बी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी में आप देखें जो फ्रैक्शन मेंशन्ड है, इसमें ऊपर एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है सी स्क्वायर प्लस 2cd माइनस 15d स्क्वायर, और उसको डिवाइड किया जा रहा है किसके साथ, 4c स्क्वायर प्लस 20cd के साथ। अब यहां पर आपने अगेन यही देखना है कि जो ऊपर लिखी हुई एक्सप्रेशन है और जो नीचे लिखी हुई एक्सप्रेशन है, क्या इनमें कुछ कॉमन है, क्या इन पे कोई आइडेंटिटी जिसको आप जनरली फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, क्या वो अप्लाई हो सकती है। अगर ऐसा हो सकता है तो आपने वो अप्लाई करना है, और उसके बाद आपने इसको फर्दर जो है ना वो सिंप्लीफाई करके दिखाना है। तो आइए इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम।
तो सबसे पहले जो ऊपर आपके पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसको आप एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको जो वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पार्ट नजर आ रही है वो 2 नजर आ रही है। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पार्ट 2 मौजूद हो, उससे बड़ी पार्ट कोई मौजूद ना हो, उसी को आप बेसिकली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे हमारे पास मेथड अवेलेबल हैं, और उनमें से एक मेथड ये है जिसको हम बोलते थे मिड टर्म ब्रेक मेथड। ठीक है, इसको हम स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं और सिंपल इसको मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। तो मैं यहां पर मिड टर्म ब्रेक की मदद से पहले इसको फैक्टराइज कर लूंगा ताकि मेरे लिए चीजें आसान हो जाए। अब इसमें करना क्या होता है, ये चीजें मैं सारी की सारी पुराने लेसन्स के अंदर समझा चुका हूं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख भी सकते हैं। इसके अंदर जो आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखी होती है उसमें जो पहली आपके पास वेरिएबल वाली टर्म होती है जिसके ऊपर पावर 2 आ रही होती है, जैसे यहाँ पे सी स्क्वायर लिखा हुआ है, आपने इसका कॉफिशिएंट देखना होता है। कॉफिशिएंट का मतलब इसके साथ क्या लिखा हुआ है वो देखना होता है। तो इसके साथ देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप खुद से 1 कंसिडर कर सकते हैं, और आपने जो भी यहाँ पे कॉफिशिएंट के तौर पे लिखा होगा इसको इधर लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -15d², याद रखिएगा ये साइन इंपॉर्टेंट है। तो आपने इस वेरिएबल को छोड़ देना है, वेरिएबल जो आ रहे होते हैं इनको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है, जिस कॉफिशिएंट्स पे ध्यान देना है। तो 1 को जब आप -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -15। अब आपने 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने होते हैं जिनको जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपको ये वाला ही नंबर यानी -15 मिले, और उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपको मिडिल टर्म मिले। मिडिल टर्म क्या है, +2cd। इसमें इन वेरिएबल्स इन लेटर्स को छोड़ दें, जिस कोएफिशिएंट को देखें जो कि है +2, यानी आपको क्या मिले, +2 मिले। ठीक है, अब देखिए ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -15 भी मिल सकता है और उन नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से बीच वाली टर्म +2 भी मिल सकती है। तो वो देखिए वो है 5 और 3। अगर मैं यहां पे लिख लूं 5 फॉर एग्जांपल और यहां पे लिख लूं 3, तो आपको पता है 5 3 टाइम्स कितना होता है, 15। लेकिन प्रॉब्लम ये है हमें तो -15 चाहिए, तो हम किस तरह -15 यहां पर बना सकते हैं, हमें कोई साइन की यहां पर चेंजेस करनी पड़ेगी, 5 के साथ या 3 के साथ। अब किसके साथ साइन का चेंज करें, वो आपकी मिडिल टर्म डिसाइड करेगी। आप पहले ये देखिए आपकी जो ये मिडिल टर्म है इसके पीछे कौन सा साइन है, यहां पर है पॉजिटिव साइन। तो आपने इधर जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना उसके पीछे लाजमी पॉजिटिव साइन ही रखना है। तो 5 और 3 में से 5 बड़ा है तो इस 5 के पीछे पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो देखिए मैंने 5 के पीछे खुद से पॉजिटिव लगा दिया, पहले भी पॉजिटिव ही था। इसका मतलब इसका साइन ही फिक्स है। इसके साइन फिक्स करने के बाद भी चेक करिएगा कि क्या आपका -15 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए अभी भी पॉजिटिव करने से -15 तो नहीं आएगा। तो अगर आपका ये मिडिल टर्म का साइन यहां पर लगा देने के बाद भी आपकी ये वाली टर्म ना बन रही हो, तो जिसके साथ आपने साइन लगाया होगा उसके अलावा जो दूसरा नंबर बचा होगा उसका साइन बस बदल दीजिएगा। यानी अगर प्लस है माइनस बना दीजिएगा, माइनस है तो प्लस बना दीजिएगा। तो देखिएगा आपका ये वाला नंबर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे +3 है, अगर मैं यहाँ पर -3 कर लूं, यानी मैं इधर जो है -3 कर लूं इस वाले में, तो आप देखें +5 को -3 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाता है, -15 भी आ जाता है। और अगर आप इसी +5 में ऐड कर दें -3, ऐड कर दें +5 में ऐड कर दें -3 तो 2 भी आ जाता है। आप यहां पे करके भी देख सकते हैं, +5 में ऐड करें -3 तो कितना आता है, प्लस माइनस माइनस, यानी 5 - 3 वो कितना आता है, +2। तो इसका मतलब आपको 2 नंबर्स मिल गए, एक है +5 और एक है -3। इन्हीं को आपने यहां पर लिखना होता है। कैसे लिखेंगे, आप ये c² वैसे लिखेंगे, ये जो आपको पहला नंबर मिला है +5 ये आपके पास यहां पर आएगा +5। इस 5 के साथ वही वेरिएबल्स या वही लेटर्स आते हैं जो आपके मिड टर्म के साथ होते हैं। मिड टर्म के साथ CD है तो आप भी यहां पर CD यूज करेंगे। अगला आपका नंबर है -3, ठीक है, आप यहां पे -3 लिखेंगे, ठीक है, -3, क्योंकि देखें 5 - 3 ही तो +2 बनेगा, ये भी याद रखिएगा। और इसके साथ भी सेम ये मिडिल टर्म वाले लेटर्स या वेरिएबल्स यही आएंगे, और लास्ट वाली टर्म एज इट इज हमेशा आती है, वो वैसी की वैसी आएगी। और यहां पर अब आप इस तरीके से लाइन लगा देंगे। इसको बोलते हैं मिड टर्म ब्रेक करना, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, ठीक है। अब आप देखें कि जो नीचे आपके पास एक्सप्रेशन है क्या इसमें कुछ कॉमन है, तो आप देखें जो 4 और 20 लिखे हुए हैं ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जिनको एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 4 मौजूद है। जब भी नंबर्स का केस आता है इनमें कॉमन निकालने का मतलब होता है ऐसा नंबर ढूंढना जो कि आपके गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे और वो सबसे बड़ा हो। तो 2 भी डिवाइड करता है दोनों नंबर्स को, लेकिन 4 एक ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा बनता है, जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, तो उसी को आप कॉमन के तौर पे चूज करते हैं। तो 4 आ गया कॉमन के तौर पे। अब इधर देखिए c² है, इधर c है, तो यहां पे c² और c मेंशन है, तो इसमें c कॉमन कहलाया जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स या लेटर्स के केस में जब कोई आपको 2 टर्म्स ऐसी नजर आए जो बेस के लिहाज से सेम हो, बेस बोलते हैं जो चीज पार के नीचे लिखी हो, इधर 2 के नीचे c लिखा हुआ है, इधर कोई पार नहीं है तो 1 ले लें, उसके नीचे भी c लिखा हुआ है, बेस सेम है, तो बेस के लिहाज से टर्म सेम है। तो ऐसे केसेस के अंदर आपने हमेशा उस टर्म को कॉमन लिखना होता है जिसके ऊपर छोटी पार होती है। यहाँ पे पार 2 है, यहाँ पे पार 1 है, तो c⁻1 जो है इस वाले टर्म को आप कॉमन के तौर पर लिखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर छोटी पार थी c के ऊपर, तो c भी कॉमन आ गया।
और कोई भी चीज इन दोनों टर्म्स में कॉमन नहीं है। अब आप आगे ब्रैकेट्स का लगा देंगे। अब आप यहाँ पर पहले टर्म से दोबारा स्टार्ट करेंगे। देखिए जो चीज एग्जैक्टली बाहर कॉमन होगी उसको अंदर लिखना नहीं पड़ता। ये 4 एग्जैक्टली बाहर मौजूद है, 4 के तौर पे इसको आप ना लिखिएगा। सी स्क्वायर एग्जैक्टली बाहर मौजूद नहीं है, यहाँ पर सी स्क्वायर है, बाहर एक सी है। तो मैंने आपको चीज पहले भी बताई थी कि अगर आपके पास इस तरह का सिनेरियो कि सी स्क्वायर आपके पास पहले टर्म में लिखा हुआ और बाहर सी कॉमन है, तो सी स्क्वायर का मतलब होता है सी मल्टीप्लाई बाय सी। अगर बाहर एक सी आ चुका है तो अंदर कितना बचेगा, जस्ट एक ही सी बचेगा। तो इसलिए आप इस सी स्क्वायर की जगह पर जस्ट एक ही सी लिखेंगे। आगे प्लस का साइन। अब 20 तो बाहर कॉमन नहीं है, तो नंबर्स के केस में आपने बाहर वाला नंबर देखना होता है क्या मौजूद है जो आपने कॉमन लिया हुआ है। आपने लिया हुआ 4, तो आप 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 4 कितने टाइम्स 20 होता है वो यहां पर लिखेंगे। तो 4 5 टाइम्स 20 होता है, तो यहां पे आप लिखेंगे 5। सी देखें इसके आगे एग्जैक्टली बाहर मौजूद है, जो एग्जैक्टली बाहर हो उसको अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। डी तो कॉमन आया नहीं था, तो जो चीज कॉमन बाहर आई नहीं उसको एज इट इज लिखना पड़ता है। तो यहां पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहां पर डी आ जाएगा। अब ऊपर भी आपने ऐसे करना होता है, मिड टर्म ब्रेक करने के बाद आपने इस तरह ये दो दो की पेयर अप कर लेना होता है टर्म्स को, और इनमें कॉमन ढूंढना होता है। अब आपको यहां पे पता चल रहा है यहां पर सी स्क्वायर है, यहां पर 5cd है, नंबर्स में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सी स्क्वायर और सी में अभी नीचे भी समझाया है सी कॉमन होगा, तो यहां पे आप सी कॉमन लेंगे। तो सी स्क्वायर में से एक सी बाहर आ चुका है, एक सी बचेगा। 5 तो कॉमन आया ही नहीं था, लिखा जाएगा। ये वाला सी एग्जैक्टली बाहर है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। डी कॉमन आया नहीं है, इसको अंदर लिखना पड़ेगा। यहां पर माइनस। अब देखिए यहां पर 3 और 15 है, तो नंबर्स के केस में आपको यहां पर भी समझाया है ऐसा नंबर कॉमन के तौर पे लिखा जाता है जो सबसे बड़ा और आपके गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो। तो 3 और 15 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 3 ही मिलता है। तो इसलिए आप यहां पर 3 ही लिखेंगे और यहां पे ब्रैकेट अभी लगाएंगे। अब और भी देख लेंगे कोई और चीज कॉमन तो नहीं है। तो देखें यहां पर डी है, यहां पे डी स्क्वायर है। दोनों टर्म्स सेम टर्म्स ही है, बस पार के लिहाज से डिफरेंट है। तो आपको पता है पार्ट्स के लिहाज से जो टर्म छोटी होगी उस वाली पूरी टर्म को कॉमन लेंगे। तो यहां पे डी के ऊपर कोई पार्ट नहीं, यानी 1, यानी ये वाली टर्म छोटी है पार के लिहाज से, तो इसको आप बाहर कॉमन के तौर पे लिख लेंगे 3 के आगे। और कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो ब्रैकेट यहां पर मैं पहले लगा चुका, तो आप ब्रैकेट लगा देंगे। अब 3cd में से अंदर क्या लिखेंगे, 3 बाहर कॉमन आ चुका है एग्जैक्टली, डी बाहर कॉमन आ चुका है एग्जैक्टली, सी बाहर है ही नहीं तो उसको आप यहां पर लिख लेंगे। जब भी माइनस बाहर का साइन होता है आप ब्रैकेट लगा रहे होते हैं, अंदर साइन हमेशा चेंज होता है। तो अंदर ये वाला माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, ये आपने याद रखना है। और अब 3 5 टाइम्स 15 होता है, तो आपको मैंने बताया नंबर के केस में अपने बाहर नंबर देखना है, उसका टेबल पढ़ना है और वो टेबल के लिहाज से जो यहाँ पे जितने टाइम्स होता है वो लिखना पड़ेगा। तो 3 5 टाइम्स 15 होता है, तो यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा। डी स्क्वायर का मतलब है 2 दफा डी, एक डी बाहर मौजूद है, एक डी बच जाएगा, उस एक बचे हुए डी को आप इस तरह इनसाइड लिख लेंगे। और नीचे आपके पास सारी की सारी चीज वैसे की वैसी आ गई, 4c भी वैसे का वैसे और c + 5d भी वैसे का वैसे। अब आपको पता है जब हम इसको फैक्टराइज करना कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, ये इस स्टेप तक पहुंच चुके होते हैं, तो जो आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन सेम बन रही होती है इनको आप एक दफा लिखते हैं। तो हम यहाँ पर c + 5d को एक दफा लिखेंगे। और इसके अलावा जो ये बाहर ब्रैकेट्स के बाहर आपको टर्म्स नजर आ रही होती है इनको भी एक तरह का जोड़ के एक ही राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर c है और यहाँ पर ये -3d है, तो c - 3d को आप इस तरीके से राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। इसको भी कॉमन निकालना कहते हैं कि c + 5d कॉमन आ गया और बाकी बचा c - 3d वो अलग से ब्रैकेट्स में आ गया। अब आप इस तरह की लाइन लगा देंगे, नीचे 4c है और c + 5d आ जाएगा। ऊपर भी तमाम टर्म्स आपस में तमाम ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे भी हो रही है, तो कैंसिलेशन हो सकती है। ये c + 5d इस c + 5d से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर जस्ट बचेगा c - 3d और नीचे जस्ट बचेगा 4c। इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमने पार्ट नंबर बी को भी सिंप्लीफाई कर लिया, ये इसका आंसर आ गया। तो यहां पर पार्ट नंबर बी फिनिश हुआ। आप चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन लिखी हुई है 3a - 6 और इसको डिवाइड किया जा रहा है a² + a - 6 के साथ। तो आप देखें जो सबसे ऊपर आपके पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसमें जो नंबर्स हैं 3 और 6, इनमें 3 कॉमन है, क्योंकि आप जानते हैं 3 और 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 3 मौजूद है, तो इसी नंबर को हम इसका कॉमन बोलेंगे। तो 3 और 6 में से क्या कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया। इसके अलावा ऊपर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि कॉमन हो, तो इसलिए आप यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। 3a में से 3 बाहर कॉमन आ चुका है, तो जस्ट a बचा हुआ है, वो कॉमन नहीं आया, उसको अंदर लिखेंगे। माइनस का साइन, 6 आपको पता है एक नंबर है, इसके लिए आप बाहर देखेंगे कौन सा नंबर मौजूद है, जो नंबर बाहर मौजूद होगा उसका टेबल पढ़ेंगे और जितने टाइम्स ये वाला नंबर यानी 6 आएगा वही यहाँ पर लिखेंगे। तो 3 2 टाइम्स 6 आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ये सारी चीजें मैं आपको पीछे भी बताता आ रहा हूँ। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है, इसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तभी आपके लिए आसानी होगी। तो मैंने आपको तरीका बताया है कि जो आपकी a² या जो भी वेरिएबल होता है जिसके ऊपर स्क्वायर लिखा होता है वो वाली टर्म होती है वो स्टार्ट में होनी चाहिए, अगर ना हो तो
तो आप उसको अरेंज कर लीजिएगा इस फॉर्म में। तो इस टर्म का जो कॉफिशिएंट होता है, इसका कोई कॉफिशिएंट नहीं है, यानी कॉफिशिएंट 1 है, इसको हमेशा लास्ट वाले इस नंबर से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है -6, तो 1 को जब आप -6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर -6 आएगा। अब आपने दो नंबर्स ऐसे ढूंढने होते हैं, आप जानते हैं कि जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपको ये वाला नंबर यानी -6 ही मिले, और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपको मिडिल टर्म मिले। मिडिल टर्म का मतलब ये +1a मिले। ए के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप यहां पर 1 खुद से कंसीडर कर लेंगे, आप कहेंगे +1a मिले। ए को हम जो है ना लेटर्स और वेरिएबल्स को इग्नोर कर रहे होते हैं, यूजुअली कोफिशिएंट्स को देख रहे होते हैं, तो आप कह लें आपको एक तरह का +1 मिले। तो याद रखिएगा यहां पर आप सिर्फ ऐड भी बोल देंगे तो भी बात काफी है, क्योंकि आप इसको यूं ही कह सकते हैं यहाँ पे जो भी नंबर्स होंगे एक तरह के वो ऐड ही हो रहे होते हैं, जरूरी नहीं सब्ट्रैक्ट का वर्ड भी आप यूज करें। ये जस्ट समझाने के लिए कि कभी कभार एडिशन से बात बन रही होती है, कभी सब्ट्रैक्शन से बन रही होती है, तो मैं इसको इस तरीके से बता देता हूं। अब कौन से ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से -6 आता है? एक बात तो बड़ी श्योर है कि अगर आप 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6 तो मिलता ही मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हमें -6 चाहिए, तो मैं यहाँ पे कुछ साइंस बदलने पड़ेंगे। तो पहले आप देखें आपके मिड टर्म के पीछे कौन सा साइन है, आपके मिड टर्म के पीछे प्लस का साइन है, तो आपने भी इधर जो हमेशा बड़ा नंबर होगा उसके पीछे मिड टर्म वाला साइन लगा देना है। तो 3 और 2 में से 3 बड़ा है, 3 के पीछे प्लस का साइन होना चाहिए, वो पहले से प्लस ही यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं फिर से आपकी आसानी के लिए यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ। अब आप जब ये कर देंगे तो आप फिर एक बार चेक करिएगा कि क्या अभी आपकी -6 बन गया, ये वाली चीज बन गई, ये वाला नंबर बन गया। तो देखिए अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 6 ही आता है, -6 नहीं आता। तो जब ऐसा करने से कोई फर्क ना पड़े तो इस साइन को लगे रहने देना है, जो दूसरे नंबर होगा उसका साइन बदल देना है। दूसरा नंबर 2 है, अगर ये प्लस है माइनस बना देना है, माइनस है प्लस बना देना है। तो ये +2 आप इसको -2 बनाकर देखें तो देखिएगा अब ये -6 बन जाएगा। तो अब आप देखिए +3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 ही आता है। और इन्हीं दो नंबर्स को अगर आप ऐड कर दें, +3 को और -3 को ऐड कर दें, याद रखें, तो आपको 1 भी मिल जाता है। आप यहां पे देखें 3 में अगर ऐड कर दें -2 तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 - 2 कितना होता है 1, तो देखिए आपको 1 ही मिलता है। दोनों कंडीशंस मेट कर गई, इसका मतलब आपके नंबर्स मिल गए, एक है 3 और एक है -2। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? आप ये 1a² लिख लें या a² लिख लें, एक ही बात है। फिर ये वाला नंबर +3 आप लिखेंगे +3, इसके साथ वही वेरिएबल या लेटर आता है जो मिड टर्म के साथ होता है यानी a। दूसरा नंबर -2, आप इस सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, यहां से भी आप देख लीजिएगा ये माइनस ही आएगा। तो यहां पे आप लिखेंगे -2 और आगे ये उसके साथ भी सेम वेरिएबल या लेटर आप कह लें जो मिडिल टर्म के साथ होता है a, और आखिरी वाली टर्म वैसे की वैसे ही। अब आगे आपको मैंने भी पिछले क्वेश्चन में समझाया, ऊपर तो तमाम चीजें वैसे की वैसे ही रहेंगी। इधर आप पेयर वाइज कॉमन निकालेंगे, इन दो में से और इन दो में से। कॉमन मैं आपको पीछे लेना सिखा चुका हूं। a² + 3 में देखे तो इधर भी a² है, इधर a के ऊपर पावर 1 है, तो इधर बेसिकली a कॉमन है। और जब आपके पास ऐसी टर्म हो जो बेस के लिहाज से सेम हो लेकिन उनकी पार्ट्स डिफरेंट हो, तो जो छोटी पावर वाली टर्म होती है उसको हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर a² है, यहाँ पे a के ऊपर कोई पावर नहीं है, यानी a⁻1 है, तो a⁻1 जो है इसको कॉमन लेंगे क्योंकि इसके ऊपर छोटी पावर है, तो आप यहाँ पर a को कॉमन ले लेंगे सिंपल, और ब्रैकेट्स लगा देंगे और कुछ कॉमन नहीं है। a² का मतलब होता है 2 दफा a के बाहर आ चुका है तो एक a बचेगा, वो आपने इनसाइड लिखना है। प्लस का साइन, 3 तो कॉमन आया नहीं, वो वैसे का वैसे ही, और 3 के जो आगे a लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली बाहर मौजूद है। जो चीज एग्जैक्टली बाहर मौजूद है उसको अंदर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आगे माइनस का साइन, 2a और 6 में से नंबर्स के लिहाज से देखा जाए 2 और 6 में से 2 कॉमन है, क्योंकि 2 और 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 ही है, तो आप यहाँ पे 2 को कॉमन लिखेंगे और कुछ कॉमन नहीं है, ब्रैकेट्स लगाएंगे। 2a में से 2 बाहर आ चुका है, जो एग्जैक्टली बाहर मौजूद है उसको अंदर नहीं लिखा करते, a कॉमन नहीं आया, a को लिखेंगे। जब भी माइनस के आगे इस तरह ब्रैकेट्स लगाते हैं अंदर साइन चेंज होते हैं, अंदर माइनस है तो ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, आप यहाँ पे प्लस लगाएंगे। 6 के लिए नंबर है, आप बाहर नंबर देखेंगे क्या कॉमन लगाया हुआ है, उसको टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कितने टाइप्स ये वाला नंबर आता है, 2 3 टाइम्स 6 आता है, तो यहाँ पे आप 3 लिख देंगे। ये तमाम चीजें मैं आपको पीछे बताता आ रहा हूँ। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पर a - 2 आ जाएगा। इन दोनों में से जो चीज, ये जो आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इस तरीके से मिड टर्म ब्रेक के जरिए इस स्टेप तक लिखते हैं, तो इनमें जो चीज सेम आ रही होती है इसको आप हमेशा एक दफा लिखते हैं ब्रैकेट्स में, जिस तरह मैंने लिख लिया, और जो चीज बच जाती है जैसे a और -2 बच गया, इसको भी राउंड ब्रैकेट्स में आप मिलाकर इस तरीके से लिख लेते हैं। इसको भी एक तरह का कॉमन निकालना ही कहते हैं। अब देखिए नीचे भी तमाम चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, ऊपर भी हो रही है, कैंसलेशन हो सकती है। ये a - 2 से कट जाएगा, ऊपर जस्ट बचेगा 3, नीचे जस्ट बचेगा a+3, तो 3/a+3 हमारा आंसर आ गया। ये हमने c वाली एक्सप्रेशन को भी सिंप्लीफाई कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो पार्ट नंबर डी में जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और जो जिससे इसको डिवाइड किया जा रहा है उस एक्सप्रेशन में आपको जस्ट यही नजर आ रहा होगा कि इसमें x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऊपर वाली एक्सप्रेशन से। आपको फैक्टराइज करना बता चुका हूँ। ये जो x² आ रहा है आपने इसका कोफिशिएंट देखना होता है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप खुद से 1 कंसिडर कर लिया करेंगे। इस कोफिशिएंट को हमेशा लास्ट लिखे हुए नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे -7 लिखा हुआ है, 1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर
आंसर आएगा -7। अब आपने एक ऐसा नंबर ढूंढने हैं, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो आपको यही नंबर यानी -7 मिले, और उन्हीं दो नंबर्स को अगर आप ऐड या समझाने के लिए जिस कह रहा हूं सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपको मिड टर्म मिल जाए। मिड टर्म का मतलब +6x मिल जाए, जिसमें x को इग्नोर कर दें, जस्ट कह लें +6 मिल जाए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 7 हम एक ही तरीके से बना सकते हैं और वो है 7 1 टाइम्स 7। अब प्रॉब्लम ये है कि 7 1 टाइम्स 7 होता है, -7 नहीं होता, तो आपको इन दोनों नंबर्स के साइन को चेंज करना पड़ेगा, किसी एक को या हो सकता है किसी दोनों को चेंज करना पड़े, ये भी हम देखेंगे। तो उसका तरीकेकार ये होता है कि आप देखें आप अपने मिड टर्म के पीछे कौन सा साइन है। मिड टर्म के पीछे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर है उसके पीछे वही साइन लगा दें। 7 बड़ा 1 से तो इसके पीछे प्लस का लगा दें, और देखें क्या अब चीजें ठीक हुई। तो अभी भी देखें +7 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो -7 नहीं आएगा। अगर इस साइन लगाने के बाद भी चीजें ना मैनेज हो तो जो दूसरा नंबर है उसका साइन बदल दीजिएगा, प्लस है माइनस बना दीजिएगा, माइनस है प्लस बना दीजिएगा, तो फिर चेक करिएगा। तो देखिए ये 1 है प्लस है, मैं इसको माइनस बना दूं तो अब चीजें मैनेज हो जाती हैं। 7 को -1 से करें तो -7 भी आता है, और इसी +7 में अगर आप ऐड करवा दें -1 तो -6 भी बनता है, क्योंकि आप जानते हैं 7 में अगर हम ऐड करवाएंगे -1, इसको सॉल्व करने के बाद प्लस माइनस माइनस 7 - 1 कितना होता है, वो 6 ही बन जाएगा। ठीक है, +6 ही बन जाएगा। तो आपको दोनों जो है टर्म्स मिल गई, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x², एक टर्म एक नंबर मिला +7 और वेरिएबल वो यूज करेंगे जो मिड टर्म के साथ और होता है यानी x। दूसरा मिला -1 तो आप लिखेंगे -1, उसके साथ भी वेरिएबल x ही यूज करेंगे, और आगे -7 वैसे का वैसे ही, और नीचे इस तरह की लाइन। x² - x में से बहुत क्लियर है, आपको बार बार समझाता आ रहा हूं, जब भी दो टर्म्स ऐसी हो जो बेस के लिहाज से सेम हो, पार्ट्स उनकी मुख्तलिफ हो, तो उनमें कॉमन उस टर्म को लेंगे जिसके ऊपर छोटी पार है। तो x के ऊपर कोई पार नहीं यानी 1 पार, तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x कॉमन आ गया। x² का मतलब होता है 2 दफा x, तो एक x अगर बाहर आ चुका है तो अंदर एक ही x लिखेंगे यानी x⁻1 ही लिखेंगे। माइनस का साइन, ये x एग्जैक्टली बाहर मौजूद है, जो चीज एग्जैक्टली बाहर मौजूद हो कॉमन के तौर पे उसको अंदर दोबारा नहीं लिखते, तो इसकी जगह कुछ नहीं बचेगा, यानी इसकी जगह आपको खुद से क्या लगाना पड़ेगा, 1 लगाना पड़ेगा। ऊपर भी पेयर वाइज कॉमन लेंगे, यहां पर भी देखें वही सिनेरियो जो नीचे था, x² और x में से x ही कॉमन आएगा, x² में से एक x बच जाएगा, प्लस का साइन वैसे 7 कॉमन है ही नहीं तो वो लिखना पड़ेगा, ये x सेम टू सेम बाहर मौजूद है तो नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा। इधर देखें 1x और -7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जस्ट आप यही कहेंगे कि 1 और 7 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 1 ही होता है, तो जिसमें कुछ कॉमन ना हो उसमें हमेशा 1 ही कॉमन होता है। तो आप इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो जस्ट 1 ही को आप एज अ कॉमन लिखेंगे, ये आप याद रखिएगा। ब्रैकेट्स लगाएंगे, यहाँ पे जस्ट आप लिखेंगे x, और जब बाहर माइनस का साइन हो इधर तो ब्रैकेट्स के अंदर साइन चेंज होते हैं, तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7 भी बाहर कॉमन नहीं है, इसको भी वैसे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7, और नीचे आपके पास सारी की सारी चीजें x इंटू x-1 के फॉर्म में वैसे की वैसी आ जाएंगी। अब जो चीज अपर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में 2 दफा आ रही होती है, जिसको आपने फैक्टराइज कर रहे होते हैं, उसको एक दफा लिखते हैं, यानी x+7 को आप एक दफा लिख देंगे, इसको एक तरह का कॉमन निकालना कहते हैं। और जो चीज बाकी बच जाती है जैसे x और -1 बच गया, इसको भी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप इस तरीके से लिख लेते हैं, और नीचे वाला x और x-1 वैसे का वैसे ही। ऊपर तमाम चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे मल्टीप्लाई हो रही है, कैंसिलेशन हो सकती है, ये x-1 इस x-1 से कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा x+7 और नीचे बच जाएगा जैसे जस्ट x। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था, ये हमने अपनी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ई। अब मैं आपको काफी सारी चीजें समझा चुका हूं पिछले पार्ट में, यहां पर चीजों को जल्दी जल्दी करेंगे। तो इस पार्ट में देखिए ऊपर लिखा हुआ है k² - 9, और इस चीज के ऊपर एक आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, जो मैंने आपको ए पार्ट में समझाया था। मैंने आपको चीज बताई थी कि कोई भी चीज इस फॉर्म में लिखी हो a² - b² की फॉर्म में, तो उसको आप a + b इंटू a - b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आप देखें जो k² है, k के ऊपर तो पहले से स्क्वायर लिखा हुआ है a² की तरफ, बीच में माइनस का साइन भी है, और 9 को आप खुद से लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो देखिए ये चीज मुकम्मल बन गई a² - b² जैसी, जिसको हम अगले स्टेप में a + b और a - b जैसा लिख देंगे। नीचे आप देखें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो k² वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट देखिए, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे। 1 को आखिरी वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें, आखिरी में लिखा +12, तो 1 × 12 क्या होता है 12। तो अब आप दो ऐसे नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करके आपको 12 भी मिलता हो, यानी +12 भी मिलता हो, और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड या कह लें समझाने के लिए सब्ट्रैक्ट करने से आपको मिड टर्म मिलती हो। मिड टर्म है -7 के, जिसमें वेरिएबल को छोड़ दे, जस्ट कोफिशिएंट को देखें, यानी -7 जो है आपको मिलता हो। अब देखिए ऐसे कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 12 मिले और ऐड करने के बाद -7 मिले। तो एक चीज तो बड़ी श्योर है, आप जानते हैं कि 4 3 टाइम्स जो होता है ना, वो क्या होता है 12। अब प्रॉब्लम ये है कि 4 3 टाइम्स 12 तो होता है, लेकिन 4 को 3 में अगर आप ऐड
ऐड करें तो -7 नहीं बनता, या आप कह लें 4 में से 3 माइनस भी करके देखें, प्लस या माइनस करने से किसी से भी मिड टर्म बननी चाहिए, तो माइनस करने से भी कोई -7 नहीं बनेगी। इसका मतलब इनके साइन को कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए आप मिड टर्म देखें, मिड टर्म के पीछे कौन सा साइन है, तो इधर 7 के पीछे नेगेटिव का साइन है, तो यहां पर जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके पीछे भी नेगेटिव साइन लगा दें। तो 4 और 3 में से 4 बड़ा है तो इसके पीछे आप नेगेटिव साइन लगा दें, और अब चेक करें कि चीजें वर्कआउट कर रही है कि नहीं। तो अब देखिए -4 को 3 से करेंगे तो -12 बनेगा, 12 तब भी नहीं बनेगा। तो जब ऐसा हो कि अभी भी ना बन रहा हो तो दूसरे नंबर का साइन भी चेंज कर दीजिएगा। तो दूसरे में 3 लिखा हुआ है, इसका प्लस साइन है, इसका बदल दें नेगेटिव। तो अब आप देखिए -4 को -3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके 4 3 टाइम्स 12 ही बनेगा, पॉजिटिव 12 ही बनेगा। और इसी तरीके से -4 में अगर -3 ऐड कर दें तो -7 ही बनेगा। मैं यहां पे करके भी दिखाता हूं कि -4 में अगर आप ऐड करें -3 तो आप -4 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 3, -3 यानी -4 -3 कितना होता है -7। तो देखिए -7 बन गया। तो इसका मतलब वो दो नंबर्स कौन से हैं, -4 और -3, तो आपको मिल गए। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे k² -4, साथ वही वेरिएबल जो बीच वाली टर्म के साथ आ रहा होता है यानी k, आगे दूसरा नंबर -3 मिला था, -3 उसके साथ भी सेम वेरिएबल k, और एंड वाली टर्म +12 वैसे की वैसे ही। अब आप देखें ऊपर तो फॉर्मूला बन चुका था, मैंने आपको बताया था a² - b² जैसी चीज a + b और a - b की फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो ये a है k और ये b हमारा 3 है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस में यानी a + b एक तरह का, और एक बार माइनस में यानी एक बार एक माइनस में, इस तरह k - 3। तो अब नीचे आप देखिए पेयर वाइज कॉमन निकालते हैं, आपको बताता आ रहा हूं। k² - 4k में k² और k में से k कॉमन आएगा, छोटी पार वाली टर्म हमेशा कॉमन आती है तो k कॉमन आएगा। k² में 2, इसका मतलब है 2k है, एक बाहर आ चुका है, एक अंदर बचेगा, माइनस का साइन, 4 कॉमन था ही नहीं, 4 वैसे का वैसे ही, ये एक k सेम टू सेम बाहर है तो यहां पर इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। इधर 3 और 12 में 3 और 12 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 3 मौजूद है, तो 3 कॉमन आएगा, माइनस का साइन और 3 कॉमन ब्रैकेट्स, और कुछ कॉमन ही नहीं है तो k लिखूंगा क्योंकि 3 तो बाहर आ चुका है, जो चीज बाहर हो एग्जैक्टली सेम टू सेम अंदर नहीं लिखी जाती। माइनस का साइन होने की वजह से अंदर साइन चेंज होता है, ये प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में। 12 के लिए आपको बाहर 3 की वजह से 3 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, 3 कितने टाइम्स 12 होता है, 3 4 टाइम्स, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 4। अब आप ऊपर वाली तमाम एक्सप्रेशंस को वैसे लिख देंगे, k + 3 k - 3 वैसे का वैसे ही। और आपको ये चीज पता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जब आप फैक्टराइज कर रहे होते हैं, स्टेप पे आते हैं, तो जो ये एक्सप्रेशन सेम होती है इनको एक दफा लिखते हैं, तो k - 4 रिपीट हो रही है एक दफा, जो चीज बच गई है पीछे k और -3 इनको भी मिलाकर एक दफा इस तरीके से लिख लेते हैं। ये आपको मैं सारी चीजें फैक्टराइजेशन में समझा चुका हूं। अब यहां पर आप देखें k - 3 से कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा k + 3, नीचे बचा k - 4, तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो हमारे पास आप देखिए ये वाला पार्ट भी जो हो गया हमारा, k + 3 डिवाइडेड बाय k - 4 आंसर हो गया। इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर एफ को। तो पार्ट नंबर एफ में आप देखें जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसमें k कॉमन है। मैं तमाम चीजें आपको बताता आ रहा हूं पिछले पार्ट में, तो इसलिए आपको चीज समझ आ चुकी होंगी। तो इन दोनों में देखिए सिर्फ k कॉमन है, तो आप k को जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगेगी, k m में से k कॉमन आ चुका है, जस्ट m बचेगा। 8k में से भी ये जो k है ये बाहर मौजूद है सेम टू सेम, तो सिर्फ क्या बचेगा, 8 बचेगा। ये हमने पहली वाली एक्सप्रेशन में जो चीज सिंप्लीफाई हो सकती थी कॉमन की सूरत में कर ली। अब नीचे ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इधर फैक्टराइज करना पड़ेगा। m² के साथ आप देखें क्या कोफिशिएंट है, कोई कोफिशिएंट ना हो तो 1 यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। 1 को आखिरी वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी यहाँ पर आएगा 1 × -32 करेंगे तो -32 ही आएगा। तो ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -32 बने, और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड कर देने से, या समझाने के लिए जस्ट कह रहा हूं कि सब्ट्रैक्ट कर देने से भी जो है आपको मिड टर्म मिलनी चाहिए। तो मिड टर्म का मतलब +4 मिलना चाहिए। यहां पे मैं सब्ट्रैक्ट का वर्ड इसलिए यूज करता हूं ताकि अगर ये बीच में दो टर्म्स माइनस होके मिड टर्म बन रही हो तो भी आप समझ जाएं, प्लस होके बन रही हो तो भी आप समझ जाएं, अदरवाइज एडिशन कह देना भी काफी होता है। अब देखिए ऐसे कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 32 या आप कह लें -32 आता है। तो एक बात तो श्योर है कि अगर आप 8 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 8 4 टाइम्स 32 होता है। प्रॉब्लम जिस साइन का है वो मैनेज कर लेते हैं, मिड टर्म के पीछे प्लस का साइन है, तो जो बड़ा नंबर होगा उसके पीछे प्लस का साइन लगा दें, 8 बड़ा है उसके पीछे प्लस का लगा दें। तो इस प्लस को लगाने से भी -32 नहीं आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर दूसरे नंबर का साइन चेंज करना पड़ेगा। आप दूसरा जो 4s का साइन चेंज कर दें, ये +4s को नेगेटिव बना दें, तो अब पॉजिटिव 8 को -4 से बनाएंगे तो -32 बन जाएगा। और इसी पॉजिटिव 8 में अगर आप ऐड कर देंगे -4, तो 8 +-4 जो आपको इस तरह करेंगे, 8 में ऐड करें -4, तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, तो 8 - 4 कितना आएगा, 4। तो देखिए आपको मिड टर्म भी मिल गई, यानी आपको दो नंबर्स मिल गए 8 और -4, वही आप यहाँ पे लिखेंगे। पहली टर्म वैसे ही, आगे +8 वेरिएबल वही जो मिड टर्म के साथ है, आगे -4 वेरिएबल वही जो मिड टर्म के साथ है, और -32 वैसे का वैसे ही। अब नीचे आपको पास पेयर वाइज कॉमन लेना पड़ेगा, ऊपर k × m + 8 वैसे का वैसे ही। इधर m² और 8m में से आपको पता है m कॉमन आएगा, ये मैं पीछे समझाता
समझाता आ रहा हूँ ये सारी चीजें। तो m स्क्वायर में से एक m अंदर बचेगा क्योंकि एक बाहर है, प्लस 8m में से ये जो m है एग्जैक्टली बाहर मौजूद है, इसको अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 8 बचेगा। ये सारी चीजें पीछे समझाता आ रहा हूँ। आगे नेगेटिव का साइन, 4 और 32 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 4 ही होता है, तो 4 कॉमन आएगा और कुछ कॉमन नहीं है तो ब्रैकेट्स लगाएंगे। 4m में से 4 बाहर आ चुका है, जस्ट m बचा तो m को लिखेंगे। अब अंदर साइन चेंज करेंगे, ये माइनस जो है इस वाले माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो 4 8 टाइम्स 32 होता है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। आगे चलते हैं तो यहाँ पे k आ जाएगा, m प्लस 8 वैसे का वैसे ही, आपको सारी चीजें पीछे बताता आ रहा हूँ, समझा दिए मैंने कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में इस वाले स्टेप पे जो एक्सप्रेशन सेम आ रही होती है इनको एक दफा लिखते हैं, इसको भी एक तरह का कॉमन निकालना ही कहते हैं। तो ये m प्लस 8 एक तरह का कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा m और -4, इसको राउंड ब्रैकेट्स में इस तरह लिख लेंगे m और -4। इससे फायदा क्या होगा, m प्लस 8 से कैंसिल आउट हो गया, ऊपर k बचा और नीचे m -4 बचा। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो आप देखिए हमने लास्ट वाले पार्ट को भी कर लिया। तो उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।